आज जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का जो है भौतिक विज्ञान की चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपको 70% जो है पूर्णांक देखने को मिल जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है और यही पढ़ के आप जा सकते हैं और देखने को पाएंगे कि जो है इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, विमेय सूत्र पूछा गया है यहाँ पे। विमेय सूत्र MLT की पावर -1 व्यक्त करता है। बताया है कि MLT की पावर -1 क्या व्यक्त करता है, यह बताना है। तो किसको व्यक्त करता है? तो संवेग को। किसको व्यक्त करता है? संवेग को। ठीक है। P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर क्या होता है? mv। यम का हो गया m, जबकि v का क्या होता है? LT इनवर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MLT इनवर्स, यानी कि संवेग को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2.0042 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, तो अशून्य अंक के बाद जो शून्य होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो 2 और 3 5, यानी कि सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। बताना यह है कि किसी जो है गतिमान पिंड के द्वारा जो है चाल समय ग्राफ से क्या पता चलता है? तो त्वरण। क्या पता चलता है? त्वरण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है क्या कि यदि दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं, तब क्या होगा? तो हमने बताया था कि अगर ए और बी दोनों लंबवत तभी होंगे जब इनके जो थीटा का मान है वो कितना अंश आ जाए? 0 अंश आ जाए। यानी कि ए डॉट बी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें वह वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तभी वह क्या होगा? लंबवत होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला कहा गया, निम्न में से अधिकतम संवेग होगा। किसका सबसे ज़्यादा संवेग होता है, यह बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा संवेग की अगर बात करें तो अल्फा कणों की जो है संवेग सबसे ज़्यादा होती है। इस तरीके से आपके जितने MCQ हैं वो समाप्त होते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो है अतुलग्रुतीय प्रश्न किस तरीके से आ रहे हैं एग्जाम में। ये ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 3 नंबर के जो है 5 प्रश्न आपके रहेंगे। पहला पूछा गया यहाँ पे, बाह्य बल लगने पर, ध्यान दीजिए, बाह्य बल लगने पर कोई भी वस्तु विरामावस्था में रह सकती है। कैसे? कोई भी जो है बाह्य बल अगर लग रहा है तो कोई वस्तु जो है विरामावस्था में जो है रह सकती है। कैसे? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। सीमांत घर्षण से आप क्या समझते हैं? सीमांत घर्षण के नियम बताइए, पढ़ के जाइएगा ध्यान से एक एक प्रश्न को। कण पर आरोपित जो यफ है वो इतना दिया गया है आपको, और न्यूटन के कण का जो है विस्थापन आ रहा है वो आ रहा है S = इतना दिया गया है। तो उत्पन्न करता है तो ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट याद करना है, बल द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, बल द्वारा किया गया क्या? W = क्या होता है? F(S), यानी कि F का वैल्यू यहाँ दिया गया है, S का वैल्यू ये दिए गए, दोनों को क्या कर देना है? डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। तो होगा क्या? 5 तिहाई, ध्यान सुनिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। हमने कहा अभी क्या, W बराबर क्या होता है? F(S), यही हमने बताया अभी क्लास में बताए थे। तो F का मान कितना दिया गया है? 3i 4j 5k। अच्छा, गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15, प्लस है प्लस रहने दीजिए, 4 चौक 16, 5 तिहाई 15, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 15 से 15 कट गया, बचा कौन? 16, यानी कि जो W का मान है वह 16 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 जूल आ जाएगा। और देखते हैं दूसरा में कितना कहा, क्या कहा गया कि Fs के बीच में जो कोण है वह बताइए। ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच का कोण कैसे निकलता है? W बराबर Fs cos थीटा। यहाँ से अभी हमने निकाला था, W आ गया कितना? 16 आया था, 16 इंटू कितना? थीटा, cos थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिएगा, जितना भी आएगा आंसर पता चल जाएगा आपको। ठीक है। अगला कहा गया है कि जो है गुरुत्वाधीन गति किसे कहते हैं? गुरुत्वाधीन यानी गुरुत्व के अधीन होकर के जो गति होता है उसे क्या कहते हैं?
मतलब ये है कि अगर कोई जो वस्तु है इसको गुरुत्व अधीन, ये भी कह सकते हैं कि यह जो है प्रक्षेप गति जो होता है ना, उस टाइप के गति को जो है गुरुत्वीय अधीन जो है गति कहा जा सकता है। अभी समझाया गया था क्लास में, यहाँ पूछा गया था गुरुत्व अधीन गति किसे कहते हैं। मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए किसी वस्तु के लिए गति का समीकरण लिखना, आपको लिखना होगा गति का समीकरण क्या बनेगा यहाँ पे। उसके बाद कहा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कहा गया निर्वात में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को मिनट में नापते हैं तो चाल बताइए क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, तो इसकी जो चाल हो जाएगी वह कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1992, यानी कि 1992 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1992 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, अंगा वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 1992 किलोमीटर प्रति आवर। अगला ध्यान दीजिएगा, 5 प्रश्न आपके हो गए हैं। यहाँ गुरुत्व अधीन देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है ऐसे तो गूगल कर लीजिएगा और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न की बात करें, लघुत्तरी में कहा गया यक्ष अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का जो है समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, ज्ञात कीजिए। त्वरण कितना होगा इसका यह बताना है। तो त्वरण की अगर बात करें तो यहाँ पे त्वरण कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। ग्राफ देखिएगा तो यहाँ पर आपको त्वरण कितना मिल जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा गया यहाँ पे कि 0.4 सेकंड, यानी कि 0 से लेकर 4 सेकंड द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, वो 20 मीटर हो जाएगी। कितनी दूरी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया एक वस्तु को इस प्रकार जो है प्रक्षेपित किया जाता है कि इसके द्वारा तय और जो है क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है, तो उसे क्षैतिज दिशा से क्षैतिज से किस कोण पर जो है प्रक्षेपित किया जाएगा, तो tan 76। कितने पे, tan 76 पर। अगला है कारण बताइए कि क्रिकेट खिलाड़ी जो है कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, क्यों, ऐसा ही बताना है आपको। सिद्ध कीजिए कि न्यूटन के द्वितीय नियम में प्रथम नियम स्वतः सम्मिलित है। ठीक है, आपको बताना है। अच्छा, क्रिकेट खिलाड़ी क्यों पीछे ले जाता है, ताकि जो मतलब गेंद का जो स्पीड है वह कम हो सके, क्योंकि अगर वह पीछे नहीं ले जाएगा चोट ज़्यादा लगेगी, लेकिन जैसे ही वह पीछे की तरफ खींचता है तो चोट लगने के चांसेस कम हो जाती है। ठीक है, द्वितीय नियम बताना है आपको, अभी क्लास में बताया गया द्वितीय नियम क्या होता है, W बराबर F बराबर क्या होता है, यमे। अच्छा, द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे गतिज घर्षण किसे कहते हैं, यह बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गतिज घर्षण यह कितने प्रकार का होता है, कारण बताइए, रेत तथा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। अगला कहा गया वृत्तीय गति करते हुए किसी कण को जो है कण के कोणीय वेग W तथा रेखीय वेग V में संबंध लिखिए। बताना है वृत्तीय गति करते हुए जो है किसी कण के कोणीय वेग यानी W तथा रेखीय वेग V दोनों में क्या बताना है, संबंध बताना है, एक संबंध क्या होता है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक समान गति को परिभाषित कीजिए। एक समान जो गति होती है उसको परिभाषित करना है, देख लीजिएगा। एक समान त्वरित गति के तीनों समीकरणों को ग्राफीय अथवा कलन विधि द्वारा जो है व्युत्पन्न कीजिए, यानी प्राप्त कीजिए। अगला कहा गया यहाँ पे, क्या कहा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। दो सदिशों स्केलर तथा वेक्टर के परिभाषित कीजिए, मतलब स्केलर जो है वेक्टर किसे कहते हैं वो परिभाषित करना है, गुणन वेक्टर क्या होता है वो परिभाषित कीजिए। तथा सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों का वेक्टर जो होता है उनके समकोणीय घटकों के पदों में सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान से एक एक प्रश्न को करिएगा। अगला प्रश्न कहा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 400 किलोग्राम लिफ्ट जो एक मजबूत तारों से लटक रही है, लिफ्ट के तारों में तनाव जो है ज्ञात कीजिए। जब वस्तु विराम में होगा, दूसरा 1 मीटर प्रति सेकंड से जो है ऊपर की तरफ जा रहा होगा, या फिर 2 मीटर प्रति सेकंड से जो है नीचे आ रहा होगा। बताना यह है
कि छठे का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर छठे के आंसर की बात करें तो लगा लीजिएगा इसी प्रकार से। सातवां प्रश्न है, एक पिंड जो है 10 मीटर पर सेकंड से चाल से जो है खिसकता हुआ 50 मीटर दूरी जो है तय करता है और करने के बाद विरामावस्था में घर्षण गुणांक ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, ये पढ़ के ही एग्जाम में जाएंगे। अगला कहा गया है यहाँ पे, कोणीय विस्थापन तथा अभिकेंद्र त्वरण को परिभाषित, इसमें से कोणीय विस्थापन बताना है, अभिकेंद्र त्वरण बताना है। दोनों परिभाषित वृत्तीय गति करते हुए किसी कण में उत्पन्न अभिकेंद्र त्वरण के लिए एक बिंदु जो है प्राप्त कीजिए। आज का अंतिम प्रश्न है कि एक कण 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 2 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, कण का जो है रेखीय वेग कितना होगा यह बताना है। तो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट करिएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, और लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि लाइक तो करते नहीं हो लोग, है ना। लाइक कर दीजिए कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है सेंड भी कीजिए कि हाँ यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। 9 बजे डेली मुलाकात होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।